अब देखते हैं हम डाइस। एक डाइस में कितने कोने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, ये बात पता चल गई। अब हमारे कोर्स में जो सवालात आते हैं एक डाइस के या 2 डाइस के। अब जब एक डाइस का सवाल आएगा, ज़्यादातर एक के ही आते हैं, तो बड़ा सिंपल है। टोटल आउटकम्स होगा 6 की पावर n यानी 6 की पावर 1। आउटकम्स से मुराद यानी जो भी प्रॉबिलिटी होगी उसमें हम डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। और जब 2 डाइस होंगे तो 6 का स्क्वायर 36 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, कॉइन प्रॉब्लम में ही कहानी, चूँकि कॉइन के 2 सिरे होते हैं, हेड और टेल, तो 2 की पावर n चलती है। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। हमने कहा कि डिवाइड करेंगे 6 से, चलो बात समझ में आ गई। जैसा कि कहते हैं कि जी इफ़ वन डाइस इज थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट परफेक्ट स्क्वायर इज कम। अब आखिर ये परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? देखो 1 4 9 16 सब परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 का, 4 2 का, 9 3 का, और 16 जो है वो किसका होता है? 4 का। तो 1 2 3 4 5 6 में परफेक्ट स्क्वायर आने का चांस कितना है? तो देखो, एक तो परफेक्ट स्क्वायर 1 है, और कोई परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ, 4 है। कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 2। तो सिंपल में क्या करूँगा? 2 को 6 से डिवाइड कर दूँगा। अब 6 से क्यों? सिंगल डाइस की बात हो रही थी। 2/6 मेरा आंसर आ जाएगा 1/। अब देखो, बात ही होती है कि सवाल आए इफ़ वी थ्रो अ सिंगल डाइस। कितना डाइस? एक डाइस। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट क्यूब इज कम। अब देखो, डाइस में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। क्या इनमें से कोई परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब होते क्या हैं? जैसे कि 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, और 3 27 का क्यूब है। तो एक डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो भाई परफेक्ट क्यूब तो 1 8 27 होते हैं। क्या इन परफेक्ट क्यूब में से कोई आता है? ना 6 क्यूब होता है, ना 5, ना 4, ना 3, ना 2, बस सिर्फ एक 1 क्यूब होता है। तो सिर्फ एक ही नंबर क्यूब है। ऊपर मैं 1 लिखूँगा, और चूँकि बात हो रही है सिंगल डाइस की, ठीक है, सिंगल डाइस में हमेशा हम डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। इस बात को बार बार जहन में बैठा लो, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 1। अब देखो, जैसे कि कम्बिनेशन का असली फार्मूला क्या होता है? n कम्बिनेशन r, ऊपर n का वेक्टोरियल, नीचे n माइनस r का वेक्टोरियल इंटू r वेक्टोरियल। अब जैसे कि 17 कम्बिनेशन 7 है, तो n 17 हो जाएगा, r 7 हो जाएगा। वैसे अलहदा बात है, 17 और 7 में फ़र्क कितने का होता है? 10 का। 17 कम्बिनेशन 10 का भी आंसर सिमिलर होगा। अब बच्चों, ज़ाहिरी सी बात है कि इस फार्मूले में हम वैल्यू रख के पुट कर देंगे। एक बड़े ख़ास की बात, एन के अलावा जब भी आता है तो कम्बिनेशन 1 2 3 4 ही आता है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। उसके शॉर्टकट फार्मूले आप लोगों को बताए हैं मैंने, ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। हाँ, एन में चूँकि कैलकुलेटर अलाउ है, और कैलकुलेटर से चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं वो पूरी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे भी मौजूद है, ठीक है, उसका लिंक भी बार बार मैं सेंड करता रहता हूँ। तो ये बात है, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छी। अब देखो, बहुत हम सारे फार्मूलों का रिव्यू कर लेंगे कम्बिनेशन के। n कम्बिनेशन 0 या n कम्बिनेशन n बराबर होगा 1 के। n कम्बिनेशन 1 या n कम्बिनेशन n-1 बराबर होगा n के। और n कम्बिनेशन 2 या n कम्बिनेशन n-2 ये बराबर होगा n इंटू n-1/2 के। n कम्बिनेशन 3 या n कम्बिनेशन -3, इसका फार्मूला देखो और से, n n-1 n-2। अच्छा, दिलचस्प बात है, हम कम्बिनेशन 3 तक जाएंगे, n-2 तक जाएंगे। जब कम्बिनेशन 1 है तो कम्बिनेशन 2 पे हम कहाँ तक जा रहे हैं? n-1 तक। कम्बिनेशन 3 पे जा रहे हैं n-2 तक। और जब कम्बिनेशन 4 होगा तो जाएंगे n-3 तक। कम्बिनेशन 4 का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n-1 n-2 n-3/24, या आप कह लो इसको n कम्बिनेशन n-4, ठीक है। हाँ, n कम्बिनेशन 4 और n कम्बिनेशन n-4 का फार्मूला बराबर है। यानी देखो, फिर वही बात आ गई कि आप 11 कम्बिनेशन 4 या 11 कम्बिनेशन 7 इक्वल होगा, क्योंकि 11 और 7 में कितने का फ़र्क होता है? 4 का। अब देखो, जब यहाँ 3 कम्बिनेशन है तो यहाँ 6 है, जो कि 3 का वेक्टोरियल होता है। यहाँ 4 कम्बिनेशन है तो 4 का वेक्टोरियल होता है। इन फार्मूलों से क्या होता है? कैलकुलेशन आसान हो जाती है।
ज़ाहिर है ओरिजिनल कम्बिनेशन के फार्मूले में बहुत टाइम लगता है और NAD के अलावा ज़ाहिर है कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो डेयर यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7 कम्बिनेशन 3 या 7 कम्बिनेशन 4 इनका रिजल्ट भी सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, n-1 n-2 तक आ जाएगा, सिमिलर बात है ये, ठीक है। तो ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बात कम्बिनेशन के शॉर्टकट फार्मूले।